नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास रहेगी क्वेश्चन सीरीज की, यानी कि आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे साइंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। और मैं बोलूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये 2021 के एचटेट के पीआरटी एग्जाम्स यानी कि प्राइमरी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये है हमारे ईवीएस के मान लो या साइंस के मान लो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो भी, और अगर आप एचएसएससी की तैयारी कर रहे हो तो भी। ग्राम सचिव वालों के लिए थोड़े कम इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ग्राम सचिव में थोड़ा हाई लेवल आता है, बट अदर देन उसके अलावा कोई भी एग्जाम्स जो होते हैं उन सब के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। 20 आई थिंक 20 से ज्यादा ही क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है आपको, गम यानी कि गोंद, प्लाईवुड यानी प्लाईवुड लकड़ी हो गई, लैक यानी कि लाख, या किरोसिन यानी कि किरोसिन मिट्टी का तेल। ठीक है, तो सीधा से बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है और सीधा सा आंसर है क्या, इसका आंसर जाएगा किरोसिन यानी मिट्टी का तेल, क्योंकि मिट्टी का तेल हमें कहां से मिलता है, फॉसिल फ्यूल से मिलता है भाई, जीवाश्मों से मिलता है। तो आंसर क्या चला गया, किरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल। तो क्वेश्चन नंबर 121 हमारे पास है, आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी मिट्टी का तेल, क्योंकि वो हमें मिलता है फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्मों से। अच्छा, साथ में मुझे बता दीजिए कि फॉसिल फ्यूल के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो जीवाश्मों के अध्ययन को बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। क्या बोलते हैं, पैलेंटोलॉजी बोलते हैं, पैलेंटोलॉजी। अच्छा, लकड़ी होती है, जैसे लकड़ी जो होती है वो फॉसिल फ्यूल नहीं होता। जनरली पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन एक जीवाश्म है, जीवाश्म नहीं है, तो लकड़ी वहां पर आंसर जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो नेचुरल गैस होती है यानी प्राकृतिक गैस हो गई, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ये सब जीवाश्म कहलाते हैं यानी फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। ठीक है, और पेड़ से हमें गोंद मिलती है, पेड़ से हमें प्लाईवुड मिलता है, और पेड़ से हमें वैक्स अगर मिल जाए तो वैक्स भी मिलती है, लाख भी मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 क्या बोल रहा है, CO2 इज वन ऑफ द मेजर ग्रीन हाउस गैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग अदर गैसेज कोज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये बोल रहा है कि CO2 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में से एक है, निम्नलिखित में से कौन सी अन्य गैस ग्रीन हाउस प्रभाव करती है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ग्रीन हाउस गैस क्या होती है या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव जो है, देखो यहां पे इन्होंने अगेन हरित गृह प्रभाव को ग्रीन हाउस इफेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, मेरी गलती नहीं है, इंग्लिश हिंदी वालों ध्यान दे लो। ठीक है, तो हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस जो इफेक्ट होता है, ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हो रहा है कि हमारे एनवायरनमेंट में ना इतनी गैसेस भर चुकी हैं। कौन कौन सी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी, मीथेन है हमारी, नाइट्रोजन ऑक्साइड है हमारी, ये इतनी भर चुकी है कि इनकी वजह से अब सूर्य से आने वाली अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड किरणें यहां पर इकट्ठी होती जा रही है। ठीक है, ये होता है ग्रीन हाउस प्रभाव। अब आगे का सुनो, ये सूर्य की किरणें जो इकट्ठी होती जा रही है उसकी वजह से हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, इसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापक्रम। ठीक है, याद रहेगी ये दोनों चीजें अलग अलग है लेकिन जुड़ी हुई है। पृथ्वी पर रेस का इकट्ठा होना ग्रीन हाउस इफेक्ट है, लेकिन उसकी वजह से टेम्परेचर का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग है। क्वेश्चन क्या था, CO2 के अलावा कौन सी गैसेस और हैं, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि मीथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या चला गया, हमारा राइट आंसर चला गया। ठीक है, ऑप्शन ए। इसके अलावा आपको ऑप्शन में क्या दिख रहा है, आपको ऑप्शन में दिख रहा है मीथेन और क्लोरीन, बिल्कुल नहीं। आर्गन और नाइट्रस ऑक्साइड, बिल्कुल नहीं। मीथेन और फ्लोरीन, बिल्कुल नहीं। आर्गन तो वैसे भी हमारे नेचर में ही होती है। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। क्लोरीन फ्लोरीन भी आंसर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 क्या है, देखिए, सीस्मोग्राफ इज यूज्ड फॉर। सीस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है, तो सीस्मोग्राफ क्यों उपयोग होता है, सीस्मोग्राफ एक यंत्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि जांच करता है कि भूकंप आया कि नहीं आया, अर्थक्वेक आया कि नहीं आया। तो आप ऑप्शन ढूंढ लो। पहला ऑप्शन है चक्रवात की गति को मापने के लिए यानी टू मेजर स्पीड ऑफ साइक्लोन, बिल्कुल नहीं। टू मेजर अर्थक्वेक, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। भूकंप को मापने के लिए इस्तेमाल होता है सीस्मोग्राफ। अगर क्वेश्चन आ जाता कि भूकंप के परिमाप को मापने के लिए, क्या बोल रही हूं मैं, भूकंप के परिमाप को यानी भूकंप के मैग्नीट्यूड को मापने के लिए कौन इस्तेमाल होता है, तो याद रखना यहां पर आता आंसर रिक्टर स्केल। क्या आता, रिक्टर पैमाना आंसर चला जाता। ठीक है, इसको थोड़ा याद रख लेना, रिक्टर स्केल आंसर चला जाता।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, टू मेजर रेनफॉल, बिल्कुल नहीं। टू मेजर चार्ज ऑन एनी मेटल रोड, बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द ऑक्साइड ऑफ डैश एंड डैश। अम्लीय वर्षा किस डैश और डैश किस ऑक्साइड से होती है? तो अम्लीय वर्षा होती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोस डाइऑक्साइड से, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, और नाइट्रस डाइऑक्साइड बना देती है नाइट्रिक अम्ल। तो आंसर क्या चला गया? SO2 और NO2। SO2 और NO2 में क्या है? सल्फर है और नाइट्रोजन है। ढूंढ लो कहां पर है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारा H2SO4 है ये अम्लों का राजा कहा जाता है, इसे किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। ये बैटरियों में पाया जाता है, ठीक है, कार की बैटरी है, हमारे इन्वर्टर की बैटरी है, उन सब में ये H2SO4 मिलता है। इसी का नाम है थोथे का तेल, भी इसी को बोला जाता है ऑयल ऑफ विट्रियोल, ठीक है। इसके अलावा HNO3 कहां पर होता है? तो उर्वरकों में, फर्टिलाइजर्स में HNO3 इस्तेमाल होता है, ठीक है, नाइट्रोजन है क्योंकि इसमें। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 125। सी वाटर कैन बी प्योरिफाइड बाय। समुद्र के पानी का शुद्धिकरण किया जाता है। तो समुद्र के पानी का शुद्धिकरण के लिए 2 प्रोसेस होती है। कौन कौन सी? लिख लो। समुद्र के पानी में आप सभी जानते हो सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो पहली प्रोसेस तो होती है डिसाल्टेशन। पहली प्रोसेस तो होती है डिसाल्टेशन, यानी कि नीलवनीकरण, ठीक है, सॉल्ट को रिमूव करने के लिए। और दूसरी प्रोसेस आपको याद रखनी है, होती है रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ हमारे घर में आरओ लगे होते हैं ना, वो क्या करते हैं? पानी को प्योरीफाई तो करते हैं। तो समुद्र के पानी के लिए भी वही यूज होता है। उसमें एक पतली सी झिल्ली होती है जो कि आयन को अलग कर देती है, सॉल्यूट को अलग कर देती है, ठीक है। तो आंसर क्या चला गया? विपरीत परासरण द्वारा। विपरीत परासरण, देखो ये विपरीत परासरण है। ऑस्मोसिस अलग होती है और रिवर्स ऑस्मोसिस अलग होती है, इसको आरओ बोल देते हैं जनरली, ठीक है। तो आंसर क्या चला गया? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इसके अलावा आपको फिल्ट्रेशन दिख रहा है, तो फिल्ट्रेशन तो सिंपल छानना होता है। हमने छाना सीधे की सीधे, तो वो फिल्ट्रेशन हो गया, ठीक है। छलनी से जैसे चाय पत्ती हम अलग करते हैं, चाय अलग करते हैं। यूवी रेडिएशन दिख रहा है, तो यूवी रेडिएशन का इस्तेमाल होता है पानी को प्योरीफाई करने के लिए। जैसे यूवी रेडिएशन मतलब ओजोन की किरणों का भी इस्तेमाल होता है, यूवी रेडिएशन का भी इस्तेमाल होता है पानी को साफ करने के लिए। ऑस्मोसिस होता है नॉर्मल, जो कि हम लोग आलू वाला जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो ऑस्मोसिस ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्मोसिस एक्चुअली क्या होता है? ऑस्मोसिस का यूज कहाँ पे होता है अगर पूछ लिया जाए, तो ऑस्मोसिस का यूज होता है हमारी आर्टिफिशियल किडनी में। यानी जब किसी की गुर्दे खराब हो जाते हैं तो उसको क्या करा जाता है? उसको डायलाइसिस करवाई जाती है। वो जो डायलाइसिस की प्रक्रिया है वहां पर ऑस्मोसिस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस आर नोन एज। पादपों और जंतु के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? यानी सीधा सीधा क्वेश्चन है भाई कि पादपों और मतलब प्लांट्स और एनिमल्स की जो डेड बॉडी होती है उसको डीग्रेड यानी सड़ाने गलाने वाला कौन होता है? तो उनको सड़ाने गलाने वाले कहलाते क्या है? डीकंपोजर, मृतोपजीवी, या इन्हीं को बोलते हैं सेप्रोफाइट। एक नया वर्ड बता रही हूं, नया तो नहीं है आप लोगों के लिए लेकिन मतलब अभी के लिए नया है। सेप्रोफाइट यानी मृतोपजीवी जो मरे सड़े गले पर ही कार्य करते हैं। अगर कहीं पर कुत्ता मर गया, उसकी अगर बॉडी पड़ी रहेगी तो उसके ऊपर सेप्रोफाइट ग्रो करेंगे, डीकंपोजर ग्रो करेंगे और उसे सड़ाएंगे गलाएंगे, जिस वजह से अगर उस जगह से हम निकलेंगे तो हमें बदबू आएगी। क्यों? क्योंकि वो स्मेल आ रही है सेप्रोफाइट यानी डीकंपोजर की वजह से। तो आंसर क्या चला गया? ऑप्शन डी चला गया आंसर, जिसे अपघटक भी बोलते हैं। डीकंपोजर को हिंदी में घटक भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 क्या है हमारे पास? विच वन इज ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्न में से अलग बताना है सीधा सा। पहला है कोयला, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस और चौथा है विंड एनर्जी यानी कि हवा की ऊर्जा। तो देखो कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये तीनों ही क्या है? फॉसिल फ्यूल। ये तीनों ही क्या है? ऐसे फ्यूल, ऐसे ईंधन जो कि एक टाइम पे आने पे खत्म हो जाएंगे। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं इन्हें, परंपरागत सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं इन्हें, ऊर्जा का स्रोत जो कि परंपरागत है, एक समय आने पे खत्म हो जाएगा। अब जैसे फॉसिल फ्यूल है, तो जितने भी फॉसिल फ्यूल है, कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये एक टाइम पे आने के बाद खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमारी हवा कभी खत्म नहीं होगी, तो हवा की ऊर्जा भी नहीं खत्म होगी। तो आपको याद रखना है कि ये तीनों तो है फॉसिल फ्यूल, लेकिन विंड एनर्जी क्या है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कभी ना खत्म होने वाली, तो वो हो गया अलग। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? यहां पर पानी होता तो भी पानी आंसर जाता, यहां पे सनलाइट होती तो
तो सनलाइट आंसर जाती। समझ रहे हो? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, बड़ा ही सिंपल। व्हाट इज एयर? हवा क्या है? तो हवा एक सब्सटेंस है, यानी एक पदार्थ है? नहीं। एक यौगिक यानी एक कंपाउंड है? नहीं। एक तत्व है? बिल्कुल नहीं। एक मिक्सचर है? बिल्कुल सही। हवा क्या होता है? हवा एक मिश्रण होता है, बहुत सारी चीजों का मिश्रण होता है हवा, ठीक है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अगर हवा की डेफिनेशन कभी पढ़ोगे ना तो आएगी हवा, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हवा जो है वो गैसेस का क्या है? मिश्रण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम कवर द मैक्सिमम एरिया ऑन द अर्थ? निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी पर सर्वाधिक क्षेत्र को आच्छादित करता है? हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या है? हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा, पृथ्वी दूर से क्या दिखती है? क्या बोलते हैं पृथ्वी को? नीला ग्रह बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दूर से पानी पानी दिखता है। और पानी कौन सा ज्यादा? नमकीन पानी, समुद्री पानी, मैराइन वाटर। आंसर मिल गया पहला ही ऑप्शन में कि मैराइन इकोसिस्टम है हमारी पृथ्वी। क्या है? मैराइन इकोसिस्टम है, क्योंकि सबसे ज्यादा पृथ्वी पर क्या है? पानी ही तो है, जिस वजह से पृथ्वी नीला ग्रह भी कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 130 के ऊपर। In some cities and towns, municipalities provide separate dustbin for collecting two kind of garbage. Usually one is colored blue and other is green. The green bin for material सच एज। कुछ शहरों तथा नगरों में नगर पालिका दो प्रकार के कचरे को एकत्र करने के लिए दो पृथक कूड़ेदान प्रदान करती है। प्राय एक का रंग नीला तथा दूसरे का रंग हरा होता है। हरा कूड़ादान निम्नलिखित पदार्थ के लिए उपयोग में लाया जाता है। देखो आजकल क्या हो रहा है, बड़े बड़े शहरों में, छोटे शहरों में फिर भी ये फॉलो नहीं होता, लेकिन बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, जो दो दो डस्टबिन दिए जाते हैं। एक होता है ब्लू कलर का डस्टबिन, आपने देखा भी होगा, एक होता है ग्रीन कलर का डस्टबिन। तो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ रहा है कि ग्रीन कलर के डस्टबिन में क्या डलता है। तो इसको याद कर लो सिंपल तरीके से। दो डस्टबिन है, ग्रीन वाला क्या होते हैं? ग्रीन क्या होते हैं? पत्ते होते हैं, ठीक है। यानी ग्रीन में वो कूड़ा डलेगा जो कि बायोडिग्रेडेबल हो, यानी कि जो एक टाइम आने पर सड़ गल पाए, जिसको डिग्रेड किया जा सके, जो कि हमारी बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है? बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो डिग्रेड हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है, वो वेस्ट डलता है ग्रीन में। जैसे कि हमारा एक्सक्रीटा हो गया, ठीक है, यानी कि हमारा जो उस उत्पाद होता है, वेस्ट होता है हमारी बॉडी का, हमारी खाने की चीजें हो गई, हमारे फ्रूट्स के छिलके, हमारी सब्जियों के छिलके, या पत्ते हो गए, सूखे पत्ते हो गए, या खेतों का कचरा हो गया, ये सब चीजें क्या होती है? बायोडिग्रेडेबल। लेकिन ब्लू में क्या डलेगा? ब्लू में वो डलता है जैसे कि जो कभी भी डिग्रेड नहीं हो सकता, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गए, ये सब। तो आप ऑप्शन पढ़िए, आंसर मिल जाएगा आपको। पहला मिल रहा है प्लास्टिक वाटर बोतल, तो प्लास्टिक किसमें डलेगा? नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो ये डलेगा ब्लू में। ग्लास, कांच, कांच भी नॉन बायोडिग्रेडेबल, ब्लू में डलेगा। आयरन रोड, लोहे की रोड, किसमें डलेगी? ये भी ब्लू में डलेगी, क्योंकि ग्रीन में तो सिर्फ और सिर्फ वो चीजें डलेंगी जो कि बायोडिग्रेडेबल हो। तो चौथा ऑप्शन आपको मिल रहा है प्लांट्स लीव, यानी कि पौधों के पत्ते, वो भी सूखे। तो आंसर चला गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो 130 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 131 क्या है हमारे पास? आइए पढ़ते हैं। नंबर 131 है हमारे पास। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष में हुई? याद रखना, ये हुई थी 1916 के अंदर। कब हुई थी? 1916, 1 जुलाई 1916 को हुई थी ये। तो आपको ये याद रखना है, सिंपल बस याद करने का क्वेश्चन है। देखो एचटेट में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ईवीएस है क्योंकि ये। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 133। 132 क्वेश्चन आपके मतलब का नहीं होगा। 133, वर्मी कंपोस्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। वर्मी कंपोस्ट प्राप्त होती है, तो वर्मी कंपोस्ट, वर्मी शब्द किसके लिए होता है? केंचुओं के लिए। वर्मी कल्चर याद है, तो वर्मी शब्द होता है केंचुओं के लिए, तो वर्मी कंपोस्ट हमें कौन देगा? केंचुए, यानी कि अर्थवॉर्म देंगे। आपको दिख रहा है कहां पर? ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है ये। ऑप्शन बी क्या चला जाएगा? केंचुए, जिन्हें किसानों का दोस्त भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो हवा बना देते हैं मिट्टी में, दूसरा वर्मी कंपोस्ट भी तो दे रहे हैं, केंचुए वाला खाद एक तरीके से दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, एन अमेरिकन साइंटिस्ट शोड दैट लाइटनिंग एंड द स्पार्क फ्रॉम क्लोथ्स आर एसेंशियली द सेम फिनोमेना। What is the name of the scientist? एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह दर्शाया कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? देखो एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने ऐसा बोला कि ये जो बिजली कड़क रही है ना आसमान में, वो, और हम जब जो हमारे विंटर क्लोथ्स होते हैं, एक्चुअली मेनली सर्दियों के कपड़े होते हैं, जब वो हम निकालते हैं या पहनते हैं या उनके ऊपर से हाथ फेराते हैं अंधेरे के अंदर, तो हमें लगता है चिंगारी सी आ रही है, एक स्पार्क दिखती है। उन्होंने बोला कि वो लाइटनिंग, वो बिजली का कड़कना और आपके कपड़ों में जो चिंगारी आ रही है, ये दोनों सेम होती है। किसने बोली ये बात? तो याद रखना, ये बोली थी उन्हीं साइंटिस्ट ने जिन्होंने ये बात बताई थी कि चार्ज नाम की कोई चीज होती है, आवेश के बारे में बताया था, आवेश पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ये बताया था। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ऑप्शन नंबर सी।
आपको सी ऑप्शन में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 135 का आंसर चला गया ऑप्शन सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने ही बोला था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, एक होता है एनायन, एक होता है कैटायन, एक होता है ऋणात्मक चार्ज, एक होता है धनात्मक चार्ज। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरमेंट डे वो सेलिब्रेटेड इन विच ईयर। ठीक है, क्या बोल रहा है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कौन से साल में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1972 यानी कि 1972 में। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। 1972 में मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर रेनफॉल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र वर्षा मापन हेतु प्रयुक्त होता है? तो वर्षा मापने के लिए इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स रेन गेज। क्या इस्तेमाल होता है? रेन गेज, जिसे बोलते हैं हिंदी में वर्षा मापी। तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा डी। क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर चला गया, 138 का वर्षा मापी आंसर चला गया। ठीक है, वैसे भी हिंदी में पढ़ते तो ये वैसे भी आप सोल्व कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड इन अ नेचुरल इकोसिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में कभी भी उल्टा नहीं हो सकता? तो ये क्वेश्चन मैंने पता नहीं कितनी बार करवाया है। पिरामिड हमेशा सीधा रहता है, हमेशा सीधा, यानी कि हमेशा क्या रहता है? अपराइट रहता है। किसका? ऊर्जा का पिरामिड, क्योंकि ऊर्जा हमेशा घटती है, कभी ऊर्जा बढ़ती नहीं है। सूरज से ऊर्जा मिली पौधों को, घट के मिली, पौधों ने अगले को दी कम, और आगे कम, और आगे कम, ऐसे ऊर्जा कम होती चलेगी, बढ़ेगी नहीं कभी भी। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा अपराइट यानी सीधा होता है, हमेशा एक ही लेवल में चलता है। अपराइट का मतलब क्या है? या तो कोई चीज लगातार बढ़ती रहे या कोई चीज लगातार घटती रहे, यानी कि चल तो वही पैटर्न रहा है ना, जो एक जो चल रहा है वही चल रहा है कॉमनली। तो अपराइट किसका है? अपराइट होता है हमारा किसका? एनर्जी का, ऊर्जा का। तो आंसर क्या चला गया? आंसर आपको मिल गया ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, यानी ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? अपराइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 140, टू डिसइंफेक्ट द वाटर विच मेथड इज नॉट सुटेबल। क्या बोल रहा है ये? पानी को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? तो पानी को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? देखो, पानी को साफ करने के लिए जनरली स्विमिंग पूल है, जैसे स्विमिंग पूल हो गए या कोई वाटर पार्क हो गया, वहां पर क्लोरीन गैस पास की जाती है पानी में से, पानी को साफ करने के लिए। इसके अलावा पानी को साफ करने के लिए ओजोन गैस भी इस्तेमाल की जाती है, यूवी किरणें भी इस्तेमाल किए जाते हैं। पानी को हम गैस पे बॉयल कर देते हैं, उबाल देते हैं, उससे भी पानी हम कहते हैं कीड़े मकोड़े मर जाते हैं उसके, यानी कि जर्म्स मर जाते हैं। हम पानी गंदा हो तो उसमें हम फिटकरी घुमा देते हैं, घर का सबसे पुराना नुस्खा है, या तो पानी को उबाल लो या उसमें फिटकरी डाल के छोड़ दो। ठीक है, तो आपको अब आंसर मिल जाएगा, पढ़ लो चारों ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कोएगुलेशन बाय एलम, यानी फिटकरी द्वारा स्कंदन, बिल्कुल सही, फिटकरी घुमाओ, पानी को साफ करो। दूसरा आपको मिल रहा है फिल्ट्रेशन। क्या हमने फिल्ट्रेशन की बात की है? मतलब अगर मैं पानी को छान दूं, क्या वो साफ हो जाएगा? नहीं होगा। पानी को छानने में से उसके अंदर का छोटा छोटा कचरा तो निकल जाएगा, लेकिन उसके अंदर के जर्म्स नहीं निकलेंगे। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी आंसर जाएगा 140 का, ऑप्शन बी आंसर जाएगा। उसके अलावा आपको मिल रहा है प्योरिफिकेशन बाय क्लोरीन टैबलेट्स। तो क्लोरीन की टैबलेट से तो मैं बोल ही रही हूँ स्विमिंग पूल में करते ही हैं, और बॉइलिंग उबालने से तो कीटाणु मरते ही हैं, हमेशा ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 141 हमारे पास। देखिए क्या है, विच एनिमल आउट ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लाइंब ट्रीज। निम्नलिखित में से कौन से जानवर के पैरों के तलवे चिपचिपे होते हैं जो उन्हें वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं? तो इसका आंसर मैं आपको दूंगी। ये जानवर कहलाते हैं रेड आइड फ्रॉग, यानी लाल आंखों वाले मेंढक। ठीक है, तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर चला गया ऑप्शन डी। ये याद रख लेना, मैंने आपको जनरल नॉलेज में बता दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र बिजली बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो बिजली किससे बनाई जाती है? देखो, एक तो हमारा सोलर कुकर हो गया, सॉरी सोलर पैनल हो गया, यानी जो हम आजकल जनरली घरों में लगता है सोलर पैनल, जिससे कि बिजली बनती है। उसके अलावा डैम से जब बहुत जोरों से पानी छोड़ा जाता है तो वहां पर भी हाइड्रो एनर्जी बनती है। उसी तरीके से कुछ आपने ऐसे पंखे देखे होंगे, यहाँ पे बनाते हैं, इस तरीके के पंखे देखे होंगे, यहाँ पे भी बिजली बनाई जाती है और इसे बोलते हैं विंड मील। क्या बोलते हैं? विंड मील, यानी कि पवन चक्कियां। तो आंसर चला गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 142 का ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। पवन चक्कियों की मदद से बिजली बनाई जाती है। जब हवा आती है ना तो ये घूमता है बहुत तेजी से, और इसके घूमने से बिजली बनती है, पवन चक्कियां। ठीक है, खाली लैंड पे ज्यादातर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास एक मैच, क्वेश्चन नंबर 143 मैच कर लेते हैं। चलिए, तो आपको सबसे पहले दिख रहा है अस्थमा, दूसरा दिख रहा है स्मोग, तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड, और चौथा दिख रहा है मिनीमाटा डिसीज। तो देखो इसको ऐसे सोल्व करो। मिनीमाटा रोग किसके लिए होता है? मरकरी के लिए होता है। ठीक है, यहां पे लिख देती हूं मैं आंसर, क्योंकि इसके ऑप्शन नहीं दिए हुए मैंने क्वेश्चन के, याद रख लो इसको। ठीक है, 143 में आपको बता रही हूं,
देखिए मिनी माता रोग, मिनी माता किसके लिए होता है? HG यानी पारे के लिए, ठीक है। उसके अलावा आपको SO2 दिख रही है। SO2 क्या होती है? एक गैस होती है। और कौन सी गैस होती है? इसी से तो एसिड रेन होती थी, तो ये एक प्रदूषक गैस हो गई, पॉल्यूटिंग गैस हो गई। तो सेकंड नंबर यानी प्रदूषणकारी हो गई है, प्रदूषणकारी गैस हो गई है, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा है स्मोग, तो स्मोग तो मिलकर ही बना है दो चीजों से, स्मोक प्लस फोग, दो चीजों से मिलकर बना है, तो आपको मिल गया ये क्या? फोग तथा स्मोक। और अस्थमा, अस्थमा क्या होता है भाई? अस्थमा होती है एक बीमारी, ठीक है, जो कि ज्यादातर धुएं वगैरह की वजह से होती है, सांस लेने में दिक्कत आती है लोगों को, तो स्मोक के कारण होने वाली बीमारी है अस्थमा, ठीक है। स्मोक बोल लो या स्मोक बोल लो, उसके कारण होने वाली बीमारी क्या है? अस्थमा। तो आंसर क्लियर है 143 का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 हमारे पास आता है क्या? कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन परत के क्षय का कारण क्या है? तो ओजोन परत को कौन खराब कर रहा है भाई? तो आंसर चला गया ऑप्शन डी, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सबसे ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो कि ओजोन की परत को यानी O3 की लेयर जो कि हमारे समताप मंडल में है उसे खराब कर रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि दुनिया का ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है, ठीक है, ओजोन डे। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ, ठीक है। वन महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो जुलाई का पहला हफ्ता वन महोत्सव का होता है। तो आंसर आएगा 150 का जुलाई, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। जुलाई में वन महोत्सव बनाया जाता है। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस होते हैं खत्म। क्लास में डिस्कस किए हमने लगभग 25 क्वेश्चन। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को क्लास यूजफुल लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कोई भी डाउट्स और इन वीडियोस के PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।